चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेस थोड़ा सा कवर किया था, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको और बता दूं क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही पढ़ाया था मैंने। हम दोनों लाइफ प्रोसेस में पढ़ना शुरू किया था कि वो सारी प्रोसेसेस जो हमें सर्वाइव करने में मदद करती हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेस बोल लेते हैं, ठीक है। जैसे आप न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, जो चीज़ हमें जिंदा रखने में मदद करती है उन्हें हम लाइफ प्रोसेस बोल देंगे। सबसे पहले मैंने बताया था एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ना है। न्यूट्रिशन का मैंने मतलब क्या बताया था कि वो प्रोसेस जिससे हम खाना ऑब्टेन करते हैं और उस खाने से क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं ना, अपने ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, टिश्यू का रिपेयर करने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिशन। फिर मैंने बताया था दो टाइप की न्यूट्रिशन होती है। पहला है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, ऑटोट्रॉफ्स, या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर वो आते हैं। आपका दो टाइप का ऑटोट्रॉफिक था, मैंने बताया था। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सनलाइट की मदद से बनाते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप। जैसे ग्रीन प्लांट हो गया, एक बैक्टीरिया भी है, वो भी सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाता है। अच्छा, और कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हें सनलाइट नहीं चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, वो अपने अगल बगल प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज करके खाना बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे बेटा, कीमो ऑटोट्रॉप। इसका एक एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। मैंने बताया था वाटरफॉल के करीब ये पाया जाता है और वहाँ जो थोड़ा बहुत सल्फर होता है उसकी मदद से वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑटोट्रॉफ की। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफ, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और पे डिपेंडेंट है अपना खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तीन टाइप के पढ़ना है। फर्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अंदर हम लोग आते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, आपके कैटल है, जितने भी कैटल्स होते हैं, डॉग है, कैट है, प्लस आपका अमीबा और पारामीशियम भी इसके अंदर आता है। क्या है होलोजोइक? होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है आप कंप्लीट फूड अपने मुंह के अंदर रखते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और आपके बॉडी में ही सारी फंक्शनिंग होती है, उसका खाने को तोड़ना, डाइजेशन, तोड़ने के बाद उसकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन। जब सब कुछ इंटरनली होगा तो वैसे न्यूट्रिशन को क्या बोल देंगे बेटा हम, होलोजोइक। आपने खाना खाया, उसके बाद अंदर ही डाइजेशन हुआ, अंदर ही फिर उसको अब्जॉर्ब किया, उसको होलोजोइक बोल देंगे। एक है सेप्रोट्रॉफिक। मैंने इसमें क्या डिफरेंस बताया था, सेप्रोट्रॉफिक वैसे ऑर्गेनिज्म तो डेड और सड़े गले चीज़ों से अपना खाना निकालते हैं, सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। कि डिफरेंस क्या है, सेप्रोट्रॉफिक क्या करते हैं, किसी अपने खाने को डायरेक्ट इंजेस्ट नहीं करते, पहले वो बाहर तोड़ते हैं, पहले उसको डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी से अलग अलग टाइप के केमिकल्स रिलीज करके, ठीक है। जब वो तोड़ लेते हैं सिंपल फॉर्म में, तब उसको बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं। सेप्रोट्रॉफिक क्या करते हैं, खाने को अपने मुंह में नहीं लेते, जैसे हम तो पूरा खाना लेते हैं, अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, अंदर ही अब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं, खाना बाहर होता है इनका, एक्सटर्नल होता है, पहले उसको अलग अलग केमिकल से बॉडी से रिलीज होता है, उसकी मदद से उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, उसके बाद तब बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे को हम बोल देंगे सेप्रोट्रॉफिक। एग्जाम्पल है आपका ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और मशरूम। सेकेंड आपका नंबर पे है, थर्ड कह लूँ, पहले होलोजोइक हो गया, सेप्रोट्रॉफिक हो गया, एंड द थर्ड इज पैरासिटिक। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी पे रहते हैं, जो आपसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं आपको बिना मारे, ठीक है। एग्जांपल है हेड लाइस, वो आपके हेयर में रहती हैं, आपके हेयर से आप खून सक करती रहती है, लेकिन आपको किल करती हैं, किल नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे और बात करें, ये छोटे छोटे आपने देखा होगा, जो भी पालतू कुत्ते होते हैं या कैट्स होती हैं, उनकी बॉडी में टिक्स, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके डॉग या कैट को मारते थोड़ी ना है वो, लेकिन उससे उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोल देंगे पैरासिटिक। पैरासिटिक का एक और एग्जाम्पल बताया था मैंने कि एक प्लांट है बेटा जिसको हम बोलते हैं कस्कुटा। ये क्या करता है, ये दूसरे प्लांट पे रहता है, ये दूसरे प्लांट पे रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, लेकिन उस प्लांट को किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं। तो पैरासिटिक का मेजर ऐसे ऑर्गेनिज्म तो दूसरों को मारे बिना अपना खाना उनसे ड्राइव कर ले, उनकी बॉडी में या तो ऊपर या तो अंदर रह के, जैसे बताया था पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े कैसे बॉडी के अंदर हैं, लेकिन अगर मैं हेडलाइंस की बात करूं तो वो बॉडी के बाहर है। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं, और आपसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर सकते हैं विदाउट आपको किल किए हुए। तो उन्हें हम बोल देंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएंगे वो। अच्छा, ये तो वो बातें हो गई जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। अब इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं।
चलो इसके आगे से मेजर पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक में जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको डिटेल में पढ़नी है, ऑटोट्रॉफिक में कुछ खास नहीं, सिर्फ जान लिया क्या होता है, और जो ग्रीन प्लांट खाना बना रहा है उस प्रोसेस के बारे में आपको डिटेलिंग 10th में पढ़नी है, ठीक है। लिखा है सबसे पहले एक इक्वेशन, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, अब भी वही इक्वेशन है, इक्वेशन तो नहीं बदल जाएगी, बट हाँ कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता चलेंगी। जैसे मैं बोलूँ, पहला पॉइंट है नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, कि भाई जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो ग्रीन प्लांट खाना बना रहा है, उसके लिए कुछ चाहिए उसको। जैसे ये तो पता है कि लाइट चाहिए, क्योंकि नाम ही है फोटो, यानी बिना लाइट के तो वो खाना बना ही नहीं सकता। तो एक इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए सनलाइट। एक इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, इसको चाहिए बेटा सनलाइट, नाम से ही क्लियर है। अच्छा, और क्या क्या चाहिए आप देखिए ध्यान से, और इसको चाहिए बेटा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खाना बनाने के लिए, और इसको क्या चाहिए बेटा? वाटर चाहिए, ठीक है, और सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और इसको क्या चाहिए बेटा? क्लोरोफिल, ठीक है। तो एक तरीके से मैं क्या बोल सकती हूँ कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए मुझे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। पहले चारों चीज़ें लिख लेते हैं, फिर एक एक करके। सनलाइट, दूसरा है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज वाटर, एंड द फोर्थ वन इज क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए, अब 4 चीज़ों के बिना, नेसेसरी कंडीशन तो ये है, यानी इसके बिना तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती। अब बात करते हैं ये चारों चीज़ मिलेगी कहाँ से प्लांट ले रहा है ये चारों चीज़ें? तो सनलाइट तो उसको सन से मिल जाएगी, सोलर एनर्जी। अच्छा, क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा उसको बेटा? क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? ग्रीन प्लांट से। लीव्स में क्लोरोफिल मेजरली कहाँ प्रेजेंट होता है? पत्तों में तो होता है ना, तो क्लोरोफिल तो उसके पास ऑलरेडी है प्लांट के पास, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा उसको देने की तो जरूरत नहीं है, उसके लीव्स में ऑलरेडी क्लोरोफिल भी कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो सनलाइट उसको सन से मिल गई, सनलाइट उसको सन से मिल गई, क्लोरोफिल उसके लीव्स में ऑलरेडी जो कि पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। CO2 कहाँ से मिलेगी बच्चा? बहुत बढ़िया, CO2 उसको मिल जाएगी बेटा एटमॉस्फेयर से, ठीक है, अपने अगल बगल के एटमॉस्फेयर से वो CO2 ले लेगा। और वाटर कहाँ से मिलेगी बेटा? सॉइल से मिल जाएगी उसको, ठीक है, तो वाटर उसको मिल गई सॉइल से, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि नेसेसरी कंडीशन क्या है और कहाँ से वो ले सकता है। तो आप पॉइंट बना के, जैसे मैंने लिखा है, इक्वेशन लिखेंगे और पॉइंट बना के बताएंगे कहाँ से वो चीज़ों को ड्राइव कर सकता है, ठीक है। ये आपकी एक पूरी इक्वेशन हो गई फोटोसिंथेसिस की, बट इसको समझना है, इस इक्वेशंस को पहले पूरा क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे इक्वेशन हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है मेजर इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, क्या एक के बाद एक सारी चीज़ें हो रही हैं? नहीं, एक के बाद एक सारी चीज़ें नहीं हो रही, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है। पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, फिर कहीं जाके जो फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहे हैं? खाना बनाने के लिए, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? खाना होगा। प्लांट में खाना किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, यानी मेरा जो ये ग्लूकोज लिखा है दैट इज C6H12O6, ये मेरा फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये क्या एक बार में बन जाएगा? नहीं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी, वही स्टेप डिस्कस करना है। पहले तो ये कि ये PYQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्क्राइब द मेजर इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये सवाल बार बार आता है कि व्हाट आर द मेजर इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस या डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसे करके आ सकता है, ठीक है। पहला समझेंगे, ठीक है। पहला क्या है? सपोज करो यहाँ सन आ गया, ठीक है, मान लो सन है। सन क्या करेगा? जैसे ही सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे सन आया, सन से आई सनलाइट आ गई, ये क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्व कर लेगा। जैसे ही सनलाइट लीव्स पे पड़ेगी ना, लीव्स में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। ये सनलाइट क्लोरोफिल को अब्जॉर्व कर लेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। तो पहला स्टेप, मतलब स्टेप सीक्वेंस में चलेगा, ये तीसरे नंबर पे नहीं डालना है, ये सबसे पहला स्टेप है कि सूरज आया, जैसे ही पत्तों पे पड़ेगा, पत्तों में प्रेजेंट है आपका क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल उस सोलर एनर्जी को, उस सनलाइट को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो, अब यहाँ लाइट एनर्जी आई कि नहीं आई?
अब ये लाइट एनर्जी बेटा कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए वो थोड़ा सा एटीपी बनाता है। एटीपी जानते हैं क्या होता है? बॉडी में जो एनर्जी स्टोर करते हैं, करंट एनर्जी स्टोर करने की जो यूनिट है वो एटीपी है। तो सनलाइट किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। और वहां क्या बन गया? थोड़ा सा एटीपी बन गया, ज्यादा नहीं बना, थोड़ा बहुत एटीपी बन गया। अच्छा, उसके बाद सबसे मेजर इवेंट होगा, उसके बाद यहाँ होगी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये पानी टूट जाएगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस। जो ये पानी लिया ना उसने सॉइल से, अब ये टूटेगा। अब ये टूटेगा कैसे? टूटेगा तो क्या क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन, दो चीज मिलेगी मुझे। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा? प्लांट ऑक्सीजन को कुछ यूज करेगा? नहीं करेगा, ये रिलीज कर देगा। क्यों रिलीज कर देगा? हमें सांस लेने में ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यहाँ देखो इसके प्रोडक्ट में देखो, जो ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है इसका हम क्या यूज करेंगे? ब्रीदिंग करने में यूज करेंगे इसका। अच्छा, उसके पास अब क्या बच गया? पहले स्टेप लिख लेते हैं, पहले स्टेप लिख देते हैं जो मैंने सेकंड इसमें क्या क्या बताया। कन्वर्जन ऑफ, बताओ, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लिखते चलो, तुम लोग भी स्टेप लिखते चलो। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? वो ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन हमने अपने यूज में कर ली। एक लास्ट स्टेप समझो, फिर लिख लेना, खत्म ही है। तीन ही मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन तो अकेला रह गया। ये हाइड्रोजन बोलेगा भाई मुझे भी तो यूज करो, ऑक्सीजन को तो तुमने निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, मेरा क्या यूज है नेचर में। अब ये हाइड्रोजन बेटा कंबाइन करेगा इस CO2 के साथ। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा? CO2 के साथ। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म ग्लूकोज को और क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को और क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन प्लस हाइड्रोजन दे विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बो आया कार्बन डाइऑक्साइड से, और हाइड्रेट आया आपका हाइड्रोजन से, यानी ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो तीसरा स्टेप अगर मैं बोलूं, अभी ध्यान से सुनना, तीसरा स्टेप अगर मैं बोलूं तो तीसरे स्टेप में हुआ रिडक्शन ऑफ कार्बन इनटू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सुनना, हमने पहली केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो मेरा हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया किसमें? CO2 में। तो मैं स्टेप को लिख सकती हूँ रिडक्शन ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिर्फ कार्बन लिखा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और बन गया क्या आपका? ग्लूकोज, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो रहे हैं आपके फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ये भी कैसे हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। पूरा फाइंड अप करते हैं। सनलाइट आई, क्लोरोफिल ने ऑब्जॉर्व किया, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, थोड़ा सा ATP बन गया, और जो वाटर था वो टूट गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, हमने अपने लिए यूज में कर लिया ब्रीदिंग के लिए। हाइड्रोजन आपके CO2 से जाके कंबाइन हो गया, एंड इट विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो बना दिस O2 एंड H2। अच्छा, ये H2 ना बेटा वाटर वेपर के फॉर्म में निकला है। ऐसा ये मत समझना कि पानी ऐसा निकला है, ये वेपर के फॉर्म में, एक तरीके से गैसियस फॉर्म में निकला है। तो ऑक्सीजन और H2 का तो कोई यूज नहीं है, इनका तो कोई यूज कर नहीं रहे। ये मेजर प्रोडक्ट है ना जो प्लांट चाहिए अपने खाना बनाने के लिए, तो इन्हें हम बोल देंगे एज अ बाई प्रोडक्ट निकला है। कोई पूछे फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट्स क्या है, तो आप बोलोगे O2 और H2, ये हमने यूज कर लिया, ये आपके नेचर में वेपर के फॉर्म में निकल गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है जो प्लांट यूज करेगा। ठीक है, तो ये आपके तीन मेजर स्टेप्स हो गए। कहाँ कहाँ से क्या नेसेसरी कंडीशन है, कहाँ से लेता है, क्या इक्वेशन है, और कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, पूरा लिखो। जब भी फोटोसिंथेसिस का सवाल आएगा, अगर इक्वेशन नहीं लिखी होगी तो नंबर कटेगा।
क्लियर बता रहे। अगर फोटोसिंथेसिस से कुछ भी पूछे कि साइट क्या है, फोटोसिंथेसिस में नेसेसरी कंडीशन क्या है, इवेंट्स क्या है, तो प्लीज सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे तभी चीजें कंटिन्यू करेंगे। नोट इट डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। चलो फोटोसिंथेसिस का देख लिया, इवेंट्स वगैरह, आ जाओ नेक्स्ट स्टोमाटा का थोड़ा सा बात करना है, ठीक है। ये तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी थोड़ा वही कुछ है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है इसमें, बट देखो क्या है स्टोमाटा। अगर मैं लीव्स की बात करूं तो इधर से देखते हैं, थोड़ा सा बैक करने दो, ठीक है। बैक हो जा, नहीं यार साइट छूट गया हमारा, रुक जाओ, ठीक है। पहले नेसेसरी कंडीशन है, मेजर इवेंट्स है, और साइट रह गया कि भाई ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो हो कहाँ रही है। छोटा सा है, बहुत आराम से देखो। सबसे पहले कहाँ हो रही है बताओ, नहीं हो कहाँ रहा, साइट क्या है इसका, आपके आपके ग्रीन लीव्स में हो रही है ये, ठीक है। सीधे दौड़ के तुम लोग चले जाओ क्लोरोप्लास्ट में, ग्रीन लीव्स में। अच्छा ग्रीन लीव्स में क्या उसके सारे सेल्स में हो रही है? लीव्स के अंदर तो बहुत टाइप के सेल्स होंगे, तो सारे सेल्स में नहीं होती, एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम बोलते हैं मिजोफिल्स, ठीक है। मिजोफिल सेल्स में क्यों, यहाँ पे ऐसा क्या खास है कि यहाँ क्लोरोफिल हो रही है? इनके पास क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? आपकी ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में भी क्या हर सेल्स के पास हो रहा है? हर सेल्स के पास नहीं, हंसो मत तुम लोग क्लास में, सारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर। ग्रीन लीव्स के पास क्या है? आपके मिजोफिल सेल्स है। मिजोफिल्स क्या है? अबंडेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अबंडेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा है। क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है तो क्लोरोफिल होगा, अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी, ग्रीन लीव्स और मिजोफिल सेल्स। मिजोफिल सेल्स भी बेटा इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसके ना दो टाइप्स होते हैं, इस मिजोफिल सेल्स के दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्पॉन्जी मिजोफिल्स, और एक को बोलते हैं पैलिसेड, ठीक है। एमसीक्यू के लिए कभी कभी, सीबीएसई का नहीं है ये पार्ट, बट क्या है ना, एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह, तो मिजोफिल सेल्स के टाइप्स पूछ लेता है, ठीक है। अगर मिजोफिल्स गोल गोल हैं तो इन्हें हम बोल देंगे क्या? स्पंजी मिजोफिल्स, ठीक है। और अगर आपका मिजोफिल सेल्स जो है वो ऐसे पिलर टाइप है, ठीक है, ऐसे पिलर टाइप है, ऐसे पिलर टाइप है, तो उन्हें हम बोल देंगे पैलिसेड, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। गोल गोल मिजोफिल्स हैं तो स्पंजी मिजोफिल्स हो जाएंगे, अगर वो पिलर टाइप है तो उनको हम बोल देंगे पैलिसेड, ठीक है। दोनों में होती है ये मिजोफिली तो है। अच्छा, और एक डायग्राम एनसीईआरटी में बना होगा, यहाँ मेरे पास है नहीं, प्लीज चेक करना, कि हर एक लीव्स में ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ऊपर की सरफेस होती है एपिडर्मिस, क्या करती है? प्रोटेक्शन करने, हमारी भी बॉडी में स्किन है वो, दैट इज एपिडर्मिस। तो लीव्स के ऊपर सर, मान लो ये लीव्स है, तो उसके क्या एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस होगी? तो ये ऊपर अपर एपिडर्मिस, नीचे उसकी लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं आपके ये मिजोफिल सेल्स। तो कभी कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा कहाँ होगी फोटोसिंथेसिस, तो एपिडर्म ऊपर और नीचे तो होगी नहीं भाई, बीच वाला जो मिजोफिल सेल्स है वहीं आपकी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो ये आपकी होगी साइट के बारे में बात। आ जाओ नेक्स्ट जो हम करने वाले थे दैट इज स्टोमाटा के बारे में बात। अब ये जो CO2 प्लांट ले रहा है अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और ये जो ऑक्सीजन बाहर वो छोड़ रहा है एज हमारे लिए सांस लेने के लिए, ये जो आना और जाना हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका स्टोमाटा के थ्रू। ये लीव्स में बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, एक तरीके से ये ना दरवाजे कहते हैं ना, एंट्री का काम कर रहे हैं। घर का दरवाजा है, ये डोर है आपका, ये खुलेगा तभी कोई चीज़ आएगी, जब काम हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके लीव्स के सरफेस पे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लिखा भी है स्टोमाटा आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। दो काम करते हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, जो CO2 आ रही है स्टोमाटा खुलेगा, CO2 अंदर आ जाएगी, सारा फंक्शन हो जाएगा, स्टोमाटा फिर से खुलेगा, ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। तो एक तरीके से एक्सचेंज का काम कर रहा है। दूसरा ट्रांसपिरेशन, जो एक्सेस वाटर है प्लांट के पास, जो एक्सेस वाटर है प्लांट के पास, वो प्लांट स्टोमाटा के थ्रू ही वेपर के फॉर्म में रिलीज कर देता है। जो एक्सेस वाटर है प्लांट के पास, प्लांट
वेपर के फॉर्म में उसे रिलीज कर देता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपिरेशन। तो जब पोर्स खुलेंगे, जब स्टोमाटा ओपन होगा, तभी तो वाटर भी वेपर के फॉर्म में निकलेगा। तो दो आपके मेजर फंक्शन है स्टोमाटा के, चेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये ना पूरा एक वो फ्लो चार्ट बना हुआ है कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, इधर देखो, अब आपका ये स्टोमाटा है, आपको ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, किडनी बीन शेप्ड लाइक, ठीक है, बीन शेप्ड जैसा, ये आपके स्टोमाटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? गार्ड सेल्स। ठीक है, अच्छा, ये गार्ड सेल ही सब कुछ रेगुलेट करते हैं। गार्ड सेल का काम क्या है? गार्ड होता है ना, आना एंट्री और एग्जिट का काम सिर्फ गार्ड ही तो करते हैं। ये भी वही करेंगे कि जब कोई चीज आएगी, कोई चीज निकलेगी, तो यही, ये ओपन होंगे तभी कोई चीज आएगी, या क्लोज होंगे तभी कोई चीज रुक जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये गार्ड क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। इन्हीं के थ्रू स्टोमाटा खुल रहा है और इन्हीं के थ्रू वो बंद भी हो रहा है। तो एग्जाम में सवाल आता है कि स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो दैट इज गार्ड सेल्स। अब हो कैसे रही है, कब कब खुलता है? होता क्या है, होता क्या है, आसपास जितना भी वाटर होता है, मान लो लीव्स के आसपास जितना भी वाटर होगा, वो इस गार्ड सेल के पास जाएगा। ठीक है, अब सेल्स के अंदर वाटर चला गया तो क्या हो जाएगा? सेल स्वेल कर जाएगा। अब जब वो पहले, अभी तो देखो, अभी तो ये ओपन है, यहाँ थोड़ा क्लोज है, जैसे ही सेल स्वेल कर जाएगा तो एरिया ओपन हो जाएगा, तो आराम से चीज़ें एक्सचेंज हो जाएगी। जब सारा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, जब सारा काम हो गया, उसका एक्सचेंज कर लिया गैसेस का, वाटर बाहर आ जाएगा, सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा और आपका गार्ड सेल्स क्लोज हो जाएगा। तो वाटर कैसा कह रहा है? वाटर इंटर्स द सेल, गार्ड सेल बिगन्स टू स्वेल। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। एंट्री ऑफ वाटर कॉजेज देम टू बल्ज आउट, क्रिएटिंग गैप एंड स्टोमाटा ओपन। व्हेन वाटर इज लॉस्ट, स्टोमाटा गेट्स क्लोज। तो ये तरीके से आपका ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। ये तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल वाल है पतला और आउटसाइड में उसका थिकर है। ठीक है, कैसे कैसे परफॉर्म हो रहा है? कभी कभी सवाल आएगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे रेगुलेट हो रहा है। नॉर्मल पूछता है रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो दैट इज गार्ड सेल्स। पूछेगा ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट कैसे हो रहा है, तो ये वाटर वाला आपको लिखना पड़ेगा कि जब वाटर एंटर करेगा तो सेल बल्ज कर जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, इंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से सेल बल्ज कर जाएगा, गैप ओपन हो जाएगा, स्टोमाटा अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा। जैसे ही काम हो जाएगा, वाटर लॉस्ट हो जाएगा, सेल आपका श्रिंक कर जाएगा और आपका स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। द प्रोसेस नोन एज एक्सोएस्मोसिस। तो ये आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है पैराग्राफ की तुलना में। तो ये पूरा स्टोमाटा के बारे में इतना ही है। डायग्राम से एक बार देख लोगे, ठीक है, ये गार्ड सेल है, वही पहचानने को आता है। ठीक है, स्टोमाटल पोर है, क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो लिख लो स्टोमाटा, कवर करो। ये लाइन की ज़रूरत नहीं है इतनी, इस लाइन की कोई खास ज़रूरत नहीं। मेनली हम फंक्शन क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहा है, तो आप लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं बल्जिंग हो रही है, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, और जब हमारा वाटर लॉस्ट हो रहा है तो बाय द प्रोसेस नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, दैट्स ऑल। स्टोमाटा में इतना ही है, पहले लिखिए फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस किसमें, डेजर्ट प्लांट्स में कैसे हो रहा है। ठीक है, इनका थोड़ा अलग तरीका है फोटोसिंथेसिस करने का। जैसे नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं हमारे भाई, दिन के टाइम में अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, सारा ग्लूकोज बना लेते हैं। इनके लिए थोड़ा सा चेंजेस है, ये अपना फोटोसिंथेसिस कुछ अलग टाइप से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सुनना। डिजर्ट प्लांट्स में क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर है, पानी की कमी है, तो ये क्या करते हैं, ये डे के टाइम पे अपना स्टोमाटा क्लोज करके रखते हैं। ये क्या करते हैं, डे के टाइम पे अपना स्टोमाटा ये क्लोज करके रखते हैं ताकि वो पानी बचा सके। भाई एक तो ऑलरेडी कम है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि जितना है उससे हम काम चला लें। तो दिन के टाइम पे अपना स्टोमाटा ये बंद करके रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि स्टोमाटा बंद है, भाई स्टोमाटा बंद है तो CO2 आएगी नहीं, वाटर आएगा नहीं, तो कैसे बेचारे परफॉर्म करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ये थोड़े चालाक है। ये क्या करेंगे, अपना स्टोमाटा रात के टाइम पे ओपन करेंगे, रात के टाइम पे अपना ओपन करेंगे। अब रात के टाइम पे क्या करेगा, ये CO2 ले लेगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अपना वाटर ले लेगा, ठीक है, सॉइल से। दो चीजें तो ले ली। ठीक है, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें, इसके लीव्स में। इसकी लीव्स नहीं होती, ठीक है, इसकी लीव्स नहीं होती, इसकी लीव्स मॉडिफाई हो गई, किसमें, थ्रॉन्स, कांटे बन गए इसके लिए, मॉडिफाइड है वो। ठीक है, अब तीन चीज हैं,
कमी किस चीज़ की? सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, सुनना ध्यान से। अब इसके पास सनलाइट तो है नहीं, तो ये तीन चीज़ बनाने के बाद ये रात में ही थोड़ा सा कुछ काम करके रख लेगा। ये रात में क्या करेगा, ये रात में एक प्रोडक्ट बना के रखेगा जिसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। ये क्लियर है कि नहीं? पीछे से दिख रहा है कि नहीं? ये मैलिक एसिड जो मैंने लिखा है थोड़ा कम दिख रहा है, रुक जाओ, ठीक है। ये क्या बना के रखेगा रात में आपका, ये तो और ही नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई नहीं। ये बनाएगा आपका मैलिक एसिड, ठीक है। इसने क्या किया, इस डेजर्ट प्लांट ने, कैक्टस ने, रात के टाइम पे अपना स्टोमाटा खोला, CO2 एटमॉस्फेयर से ले ली, सॉइल से इसने अपना वाटर ले लिया, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इसने एक प्रोडक्ट बना लिया जिसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। जैसे होता है ना कि रात में, सुबह मान लो आपको स्कूल जाना है, तो कुछ बच्चे रात में ही अपना बैग वैग पैक करके, काम का सामान सब कुछ रख लेते होंगे कि 2 नोटबुक रख लिया, बस सुबह टिफिन पैक करके निकलना रहता है, ठीक है, मेन जो आपका आइटम है खाने पीने वाला। तो ये भी वैसा ही है, ये मानो एक तरीके से इसने रात में तैयारी करके रख ली है कि भाई मेरे पास अभी सनलाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कुछ कुछ स्टेप तो कर लेता हूँ। अब ये पूरी रात बनाता रहेगा मैलिक एसिड, पूरा टाइम तो इसने मैलिक एसिड बनाने में अपना बिता दिया। अब सुबह जैसे ही सन आएगा, जैसे ही सन आएगा ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब जैसे ही सन इसके मैलिक एसिड पे पड़ेगा, अब फाइनली अपना ये प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ठीक है। तो इसने क्या किया, रात के टाइम पे चालाकी दिखाई, सुबह जैसे ही तीनों चीजें तो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट तैयार था इसके पास, बस सनलाइट पड़ी, उसकी मदद से इसने स्मेलिक एसिड से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया, और उसका मेजर प्रोडक्ट बनाना ग्लूकोज ही था। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये जो वैसे एनसीईआरटी मैलिक एसिड नहीं लिखती है, ठीक है, तो आपको भी एग्जाम में मैलिक एसिड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, ये जो प्रोडक्ट बना, दिस मैलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, INTRMI, बता देना, स्पेलिंग गलती होगा तो देख लेना, ठीक है, ए नहीं होगा आई थिंक, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है, बीच का है, ये बीच का प्रोडक्ट है, ये मेन फाइनल प्रोडक्ट नहीं है फोटोसिंथेसिस का, ये अपने काम चलाने के लिए बना के रखा है, ठीक है। तो पूरा स्टेप कैसे हुआ फोटोसिंथेसिस थोड़ा अलग है और इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है और डिजर्ट प्लांट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे वो कर रहा है। वैसे मैं खुद लिखवाऊंगी आप लोग को, ये तो मैंने डायग्राम से पढ़ाया है, बट क्लियर बहुत अच्छे से हुआ होगा। रात के टाइम पे स्टोमाटा कोई पूछेगा दिन के टाइम में क्यों नहीं, टेम्परेचर बहुत हाई है, पानी की कमी है, तो वो खोलेगा तो जितना भी है सब लूज हो जाएगा उसका। रात के टाइम पे खोलेगा, एटमोसफेयर से CO2, सॉइल से वाटर, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेगा, बस ये बोलोगे आप, मैलिक एसिड नहीं बोलोगे, ठीक है। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेगा, सुबह जैसे ही सनलाइट आएगी वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, अब जितना भी वो बना आपका ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज एक बार में सारा यूज हो जाएगा? नहीं, ग्लूकोज एक बार में तो सारा यूज होगा नहीं, ग्लूकोज एक बार में तो सारा यूज होगा नहीं। प्लांट क्या करता है इस ग्लूकोज को, इसको वो स्टोर करके रखते हैं बेटा। प्लांट क्या करते हैं इस ग्लूकोज को? स्टोर करके रखते हैं। जिस फॉर्म में वो स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स, इस भाई जितना काम है उसको तो स्टोर कर लेगा ना, जितना काम है तो जितना काम है वो यूज कर लेगा, बाकी का क्या करेगा, बचा के रखेगा कि भाई ग्लूकोज को तोड़ूंगा, एनर्जी बनाऊंगा, सारा पूरा दिन सर्वाइव करना है भाई। तो ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को, ये नहीं सिर्फ डिजर्ट प्लांट, सारे प्लांट्स, ठीक है, मैं बता रही हूँ, जो ग्लूकोज बन रहा है यानी जो आपके फोटोसिंथेसिस का मेजर प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसको प्लांट स्टोर करके रखते हैं। और जब ये ग्लूकोज प्लांट स्टोर करके रखते हैं तो इनका नाम बदल जाता है, इन्हें हम बोलते हैं स्टार्च, इन्हें हम बोलते हैं बेटा स्टार्च, ठीक है। ये स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स किस फॉर्म में अपना ग्लूकोज, या ऐसे भी पूछ सकते हैं फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट को प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, तो दैट इज स्टार्च, ठीक है। ये तो हो गई प्लांट की। थोड़ा और हम जो करते हैं, हमारे एनिमल्स, हम लोग एनिमल्स में, वो जंगली जानवर नहीं, लेकिन हमें भी एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। हम लोग किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, यहां लिखती हूं, ठीक है। एनिमल्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, इनको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, बहुत बढ़िया, इनको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, याद रखना। ये एनिमल का स्टोर्ड फॉर्म है,
ग्लूकोज का, ठीक है। और ये प्लांट का स्टोर्ड फॉर्म है, स्टार्च, दोनों ही याद रखना है आपको, ठीक है। जितना यूज है हम लोग भी सब एक साथ थोड़ी ना यूज कर लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं पूरे दिन का काम करने के लिए। तो ये इनका प्लांट भी वही कर रहे हैं और एनिमल्स भी वही कर रहे हैं। तो मैं अभी इसको कंप्लीट करवाती हूँ, आपको नोट डाउन करवाती हूँ, फिर आप हेडिंग डालेंगे फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले प्लांट वगैरह का कवर कर लिया, नॉर्मली ग्रीन प्लांट का पढ़ा, फिर डिजर्ट प्लांट का पढ़ा। अब अमीबा का थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चा लोग? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड है ये, यूनिसेलुलर है, ठीक है। और कौन सा मोड शो करता है बेटा ये न्यूट्रिशन में? होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक मोड ये शो करता है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका PYQ है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है बताइए, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछा जाता है, या तो कभी सिर्फ डायग्राम बना होगा, आपको लेबलिंग पूछ ली जाएगी कि कौन सा स्टेप क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा चलते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा देखते हैं। अमीबा का कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, छोटे क्लास से भी हमने पढ़ा है, अगर मान लो इसके आसपास जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है, ये एक मान लो फूड पार्टिकल है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने बॉडी की एक्सटेंशंस को बढ़ाने लगता है। यहाँ देखो, इसने अपने बॉडी के ही एक्सटेंशंस को बढ़ाया और इस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लिया, ठीक है। इसने जो एक्सटेंशन एक्स्ट्रा करी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया के और भी बोल सकते हैं फॉल्स फीट। फॉल्स फीट ये कब करेगा, जब इसको खाना फूड पार्टिकल दिखेगा, ये उसको कैप्चर करने के लिए अपने एक्सटेंशंस को बढ़ाएगा, जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया। तो यहाँ इसने उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया उस फूड पार्टिकल को। अब जब वो फूड पार्टिकल इनगल्फ हो गया तो ये एक गोल सा स्ट्रक्चर बन गया ना, ये देखो, जिसके अंदर फूड पार्टिकल है, एक गोल सा हॉलो सा एक गड्ढा टाइप का बन गया, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। अब क्या होता है, ये अमीबा अपनी बॉडी से रिलीज करेगा बहुत अलग अलग टाइप के एंजाइम्स। अब ये उस फूड पार्टिकल को, अब इतना बड़ा पार्टिकल थोड़ी ना डाइजेस्ट करेगा भाई, डाइजेशन का मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर चीजों में तोड़ना। डाइजेशन इन बायोलॉजी, डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को छोटे छोटों को तोड़ने को ही हम डाइजेशन बोलते हैं। अब ये उस फूड वैक्यूल में जब फूड पार्टिकल उसको तोड़ेगा अपनी बॉडी में से एंजाइम रिलीज करके, तोड़ दिया। अब जो भी मान लो यहाँ पे कुछ टुकड़े बने, ठीक है, ये फूड पार्टिकल जो इसने तोड़ा, ये जो फूड पार्टिकल इसने तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, अब इसकी बॉडी के हर सेल्स में ये चले जाएगा। अब ये इसकी बॉडी की हर सेल इस फूड पार्टिकल को एब्जॉर्व कर लेगी एनर्जी करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। और जो अनडाइजेस्टेड चीज होगा, जो अनएब्जॉर्व चीज होगा, वो इसको अपने बॉडी से रिमूव आउट कर देगा। तो ये आपकी पूरी प्रोसेसिंग हो रही है अमीबा के अंदर। स्टेप बाय स्टेप पूछ सकता है फूड वैक्यूल क्या है, नेमिंग करो, ठीक है। मैं एक बार और देखो, वो तो डायग्रामेटिक इसका एक्सप्लेनेशन है, ये इसका रिटर्न फॉर्म है। देखो अमीबा क्या है, सीडोपोडिया किया, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फूड को कैप्चर कर लिया इसने। फूड कैप्चर करने के बाद इसमें क्या किया, इसने फूड को अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल बन गया, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड जो फूड है मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट, सरफेस पे आएगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। इसके पास एक ही सेल है, डाइजेशन, इंजेक्शन भी उसी से कर रहा है, डाइजेशन भी उसी से कर रहा है, और एक्सक्रीशन भी उसी से कर रहा है, क्योंकि सिंगल सेल है। तो अमीबा के अंदर ये सारे स्टेप हो रही है। कभी भी पूछेगा एक्सप्लेन डाइजेशन, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो पहले तो आप डायग्राम बना के दिखा दो, ठीक है। डायग्राम में फूड वैक्यूल, सीडोपोडिया जरूर बना के दिखाओगे, और अपनी लैंग्वेज में चाहो तो ऐसा फ्लो चार्ट में बना के दिखा दो, सबसे सिंपलेस्ट। 2 नंबर में थ्योरी से इतना लंबा पैराग्राफ लिखने का जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अमीबा है, यहाँ चाहो तो लिख दो फूड पार्टिकल मिल गया, ऊपर इसमें नहीं लिखा है, चाहो तो लिख दो इसको फूड पार्टिकल मिला। जैसे ही फूड पार्टिकल मिला, इसने एक्सटेंशंस बढ़ा दिए, सीडोपोडिया हो गया, फूड को कैप्चर कर लिया, फूड वैक्यूल बन गया, डाइजेशन हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव हो गया, इसकी पूरी प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। तो यही है न्यूट्रिशन इन अमीबा, लिख लेंगे, आगे चलेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। कुछ स्टेप है होलोजॉइक के, ये जो न्यूट्रिशन इन अमीबा हो रहा है ना, ये उसी स्टेप पे हो रहा है सारा, ठीक है। स्टेप वैसे आपको लिखना नहीं है, बट समझना है कि होलोजॉइक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती कैसे है, ठीक है। सुनना, सबसे पहले जो स्टेप हो रहा है दैट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब है माउथ में आपको खाना डालना, जो चीज़ हम खा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेक्शन। कोई भी चीज़ खा रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाना माउथ में लेने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इंजेक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप इंजेक्शन है। दूसरा स्टेप क्या है, जो खाना लिया है उसको डाइजेस्ट करना है,
छोटे छोटे जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया उसको तोड़ेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन। ठीक है, लिखा द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। मेनली छोटे शब्दों में बताऊं, इजी शब्दों में, तो बट जो हमने कॉम्प्लेक्स चीज खाई है उसको तोड़ने का काम को क्या बोलेंगे, डाइजेशन। अब भाई हमने चीज़ों को डाइजेशन कर लिया, तोड़ दिया, लेकिन उससे हमें एनर्जी भी तो बनानी है ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको मुझे बॉडी के हर सेल में पहुंचाना होगा। वो कौन करेगा, वो ब्लड करेगा, अलग अलग सेल में लेके जाएगा, सेल उसको क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, ताकि उससे वो क्या बनाएंगे, एनर्जी। तो हुआ ये कि जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो गया, आपकी बॉडी के हर सेल, ब्लड की हेल्प से वो हर सेल में चला गया, उसके बाद प्रोसेस हुई आपकी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो चीज़ एब्जॉर्ब हो गई, अब उसका हम यूज़ करेंगे एनर्जी बनाने में, एनर्जी बनाएंगे। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन। एनर्जी बनाने की जो द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज taken by the body cells and used for energy growth and repair is called assimilation। ठीक है, जो एनर्जी बनाने की प्रोसेस है उसको हम एसिमिलेशन बोल देंगे। लास्ट में जो चीज़ अनअब्जॉर्ब्ड है, अनडाइजेस्टेड, जो हमारी बॉडी में वेस्ट है, उसे हम अपनी बॉडी से रिमूव्ड आउट कर लेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। इंजेशन अलग है, इजेशन अलग है, और एक्सक्रीशन अलग है, तीनों ही बिल्कुल अलग है। तो कंफ्यूज नहीं करना। इजेशन का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट जो आप अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, बट एक्सक्रीशन इज डिफरेंट। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ वो किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सक्रीशन तो डिफरेंस है। ये 1 2 3 4 5 5 मेजर इवेंट्स हो रहे हैं आपके होलोजोइक में। तो एक बात बताओ, ये अमीबा में भी 5 मेजर इवेंट्स होंगे। फूड को अंदर लिया, इंजेशन, फूड को तोड़ा, डाइजेशन, बॉडी के हर सेल में भेजा, एब्जॉर्प्शन, उसका यूज किया एनर्जी बनाने में, एसिमिलेशन, और बॉडी से फिर बाद में सब रिमूव कर दे बॉडी से, दैट इज इजेशन। ये 5 स्टेप सब में होंगे जो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, लिखना कुछ नहीं, ये सारा डेफिनेशन नहीं लिखना है। 5 मेजर इवेंट्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, बस इतना। सबकी डेफिनेशन मत लिखने लगना, सिर्फ 5 नाम लिख लो, काफी है बस। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइनली अब हम अपने बारे में पढ़ेंगे। प्लांट को कवर कर लिया, छोटा सा अमीबा के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपने डाइजेशन सिस्टम को, यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म होगा। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कवर कर, न्यूट्रिशन का मतलब है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लांट्स भी इंक्लूडेड है और हमारा भी इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। पहले तो जो प्रोसेस डाइजेशन हमारी बॉडी में होगी, यानी ये सारी प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये पांचों प्रोसेस कराने के लिए आपकी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम है, एंड दिस इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके 2 पार्ट्स हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बेटा एक तरीके से बताऊं तो 2 पार्ट है। एक को बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल और एक को बोलेंगे एसोसिएटेड ऑर्गन्स या एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं इन्हें हम। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब टाइप है। क्या है एलिमेंट्री कैनाल का मतलब, एक लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, देखो ये जो दिख रहा है ना माउथ, ये पूरा माउथ से लेकर ये पूरा इसोफेगस, ये पूरा ये सारा कुछ लास्ट एनस तक, इस पूरे एक लॉन्ग ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से खाना लिया, यहाँ से गया, डाइजेशन वगैरह की सारी प्रोसेस हुई, बॉडी से रिमूव्ड आउट हो गई, यानी सारा का सारा डाइजेशन कहाँ हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में ही। एलिमेंट्री कैनाल के ही अलग अलग पार्ट्स में हो रहा है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से, खत्म कहाँ पे हो रहा है, एनस पे। तो हमेशा याद रखना, शुरू होता है माउथ पे और खत्म होता है आपका ये एनस पे। मैं अगर लिख दूं, ये माउथ से शुरू होकर माउथ टू एनस, ये एलिमेंट्री कैनाल आपकी बॉडी में रन करता है। बाकी हर जगह इसका अलग डायमीटर है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, खुद ही देख सकते होगे, हर जगह अलग अलग शेप और डायमीटर है इसका। ठीक है, अब लेकिन इसके लिए, इस एलिमेंट्री कैनाल को हेल्प करने के लिए बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो इनका मेजर काम, देखो इनके अंदर फूड इंटर नहीं करता, ध्यान से समझना। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड है, फूड को डाइजेस्ट कराने में ये कुछ चीज़ें आपकी मदद करेंगी। ठीक है, लेकिन इनके खुद के अंदर फूड नहीं जाता है, ये बस एक तरीके से सपोर्ट कर रही है, उनको हेल्प कर रही है डाइजेशन कराने के लिए। ठीक है,
तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ टू एनएस हो गया, ठीक है। पार्ट्स भी हैं, पहला माउथ, दूसरा इसोफेगस, तीसरा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस, सारा पार्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। आपके 3 टाइप के इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है। फर्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एक ऑल्सो ग्लैंड है, काफी बड़ा ग्लैंड है, और आपका एक पैनक्रिया। तो इनके अंदर खाना मतलब खाना नहीं जा रहा। एक सैलिवरी ग्लैंड में देखो सलाइवा है ही, माउथ के अंदर है, बट मेनली इनका रोल खाने का सिर्फ हेल्प करना है, उनके एसोसिएटेड है, उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। थोड़ा और अभी लिखना मत, मैं अभी थोड़ा कवर करा दूं फिर लिखवाती हूँ आपको। मैं थोड़ा इससे सम अप करती हूँ, इसको भी लिखना नहीं, पूरा फ्लो चार्ट में इससे बहुत बेटर समझ में आता है, ठीक है। देखो अब आपने सबसे पहले प्रोसेस की क्या, आपने खानों को माउथ में लिया, इंजेक्शन, ठीक है, माउथ में आपका खाना आ चुका है, ठीक है। माउथ में 3 चीज है, आपके पास टिथ है, टंग है, और एक फ्लूइड बनता है जिसको बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। तो टिथ का काम क्या है, क्रश करना, तोड़ना, चीजों को च्यू करना, ठीक है, तो टिथ ये कर लिया। टंग का काम क्या है, टंग के खाने को रोल करना, सॉलो करना, टेस्ट भी बताता है टंग, तो इसका भी रोल है। सलाइवा जो एक फ्लूइड होता है, तो सलाइवा के अंदर होता है कुछ, ये आगे हम बात करेंगे ये सब क्या क्या चीजें हैं, बट 3 चीज जान लो, माउथ के अंदर 3 चीजें, टिथ, टंग एंड सलाइवा, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं हो रही, सिर्फ एक पैसेज का काम करता है कि माउथ से खाना को कहाँ तक पहुंचाने का, स्टमक में। तो यहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रही, ये सिर्फ एक पैसेज की तरह काम कर रहा है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह क्या है सब हम आगे जब मेजर डिस्कस करेंगे। तो स्टमक में खाना आ गया, स्टमक में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो खाने को तोड़ने में मदद करेगी। फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रिया जो ग्लैंड्स हैं वो हेल्प करेंगे खाने को तोड़ने में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और भी ग्लैंड है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, वो भी थोड़ा सा मदद करेंगे खाना को तोड़ने में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं बना। बाकी रेक्टम और रेक्टम के थ्रू बॉडी से एनएस से होते हुए खाना रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो ये फ्लो चार्ट में बनी है, अब एक एक करके डिटेल में समझनी है कि भाई माउथ के अंदर कैसे टूटा, इसोफेगस से कैसे चला गया, स्टमक में क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, और लास्टली बॉडी से रिमूव आउट कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी डाइजेशन के अंदर आएगी, और ये हम करेंगे अपने, ये देखो मैंने एक एक करके लिखा है, टिथ क्या है, टंग क्या है, सैलिवरी ग्लैंड से क्या क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, क्या क्या फंक्शंस है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम एक ओवरव्यू रख के छोड़ रहे हैं कि 2 पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, सब में ये है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले आप शुरू कर लिए। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लेबलिंग, बनाने को कम आता है, बनाने को बहुत ही कम आता है, लेबलिंग के लिए तो हमेशा ही आता है ये, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट में हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे।